नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा में आधुनिक विचारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विचारक एम एन रॉय के विचारों के बारे में जानेंगे। एम एन रॉय, जिनको सामान्य रूप से रेडिकल न्यू ह्यूमनिज्म और ह्यूमनिज्म का फाउंडर फादर कहा जाता है, वे नवमानववाद के प्रणेता अथवा प्रतिपादक थे। मानववाद की अवधारणा पर विस्तार से बातचीत अगली स्लाइड्स में करेंगे। इससे पहले एम एन राय का जो सामान्य जीवन परिचय है उसके बारे में हम जानेंगे। सामान्य रूप से इनकी जो प्रसिद्धि है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो एक राजनीतिक सिद्धांत दिया है, जो एक नवीन पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर वेल नोन है, जिसे रेडिकल ह्यूमनिज्म और न्यू ह्यूमनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो एम एन राय का जन्म 1887 में मार्च 1887 में बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था। इनका परिवार बंगाली ब्राह्मण पुरोहित परिवार था। पुरोहित मीन्स द ब्राह्मण फैमिली which are connected to with the various customs of birth, marriage and death, they known as पुरोहित। नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य अपने जीवन की अल्प आयु से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। इसका सबसे बड़ा कारक जो है वो बंगाल को माना जाता है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है, जहां पर अनेक क्रांतिकारी संगठन कार्य करते थे, और उन्हीं संगठनों में से एक संगठन का नाम था अनुशीलन समिति, जो इंटरनेशनल लेवल पर अनेक देशों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सहायता प्रदान करने वाली एक संस्थान थी, जिसकी बहुत सी शाखाएं भी थी। 14 वर्ष की आयु में एम एन राय ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया, और उसके बाद वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण धुरी अथवा आधार स्तंभ के रूप में स्थापित हुई। एम एन राय के यदि हम नेशनलिस्ट आइडियाज की बात करें, अथवा हम सामान्य रूप से कहें, वी कैन डिवाइड दी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, कम्युनिज्म लाइफ of M. N. Rai in 3 parts. Number 1, extreme nationalist era and life. Second is extremist communist, and third is न्यू ह्यूमनिस्ट, नव मानवतावादी। राय के जीवन को अगर 3 भागों में देखा जाए, राजनीतिक चिंतन एज ए एक्शन के रूप में, एज ए फॉर्म ऑफ थिंकर्स के रूप में, तो वो जीवन के आरंभिक या पहली अवस्था में एक उग्र राष्ट्रवादी चिंतक थे। जीवन की वो मध्य अवस्था में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त प्रखर और कट्टर साम्यवादी थे, और जीवन की उत्तरावस्था में एम एन राय एक महान सिद्धांत के पैरोकार, दर्शन के पैरोकार, दार्शनिक चिंतक थे। उनके राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को सामान्य रूप से 3 भागों में जो विभाजित किया गया है। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो औपचारिक श्रेणीगणेश है, फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम establishment of Indian National Congress as a all India level political organization और social organization। इंडियन नेशनल मूवमेंट की 3 जो ब्रांचेज थी, 3 पार्ट, जिसके हम लिबरल एरा के नाम से जानते हैं, एक्सट्रीमिस्ट एरा के नाम से जानते हैं, और जिसे गांधीयन एरा के नाम से जानते हैं। यदि जनरली हम कहें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के 2 ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच जिसका ये मानना था कि उदारवादी, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से हम भारत की जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको प्राप्त कर सकते हैं।
जबकि जो दूसरी ब्रांच है जिसको हम उग्र ब्रांच कहते हैं, उग्रपंथियों की शाखा कहते हैं, या जिसे अच्छे शब्दों में कहें तो रिवोल्यूशनरी ब्रांच या क्रांतिकारी शाखा कहा जाता है। इस क्रांतिकारी शाखा का मुख्य संबंध उग्र एरा से था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनसे था। इस शाखा के समर्थकों का जो मुख्य आइडिया था वो पॉलिटिकल फ्रीडम था, और वो हर किसी कीमत पर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाह रहे थे। हर मोर्चे पर उनका मूल उद्देश्य भारत को ब्रिटिश अथवा फिरंगी हुकूमत से आज़ादी दिलाना था। इसी परंपरा में एम एन राय का राष्ट्रवादी चिंतन विकसित हुआ, और वो 1915, जब 1914 से 1918 के बीच महायुद्ध, पहला फर्स्ट ग्रेट वर्ल्ड वार लड़ा जा रहा था, उसी दौरान वो 1915 में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांतिकारी शाखा का नेतृत्व करते हुए, उसमें सहभागी होते हुए जर्मनी से हथियार प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। और इस योजना के तहत वो विश्वसनीय एजेंट के माध्यम से जावा पहुंचते हैं। यद्यपि उनका यह प्लान असफल हो गया, परंतु वो खुद पीछे नहीं हटे। वे जावा से जापान चले गए, जापान से चीन चले गए, चीन से वापस जापान आ गए, जापान से सैन फ्रांसिस्को पहुँचे, और सैन फ्रांसिस्को से 1920 में मैक्सिको पहुँच गए। इनकी बचपन का नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था, और इन्होंने इन विविध देशों की यात्रा करते समय अलग अलग नाम रखे तथा फर्जी पासपोर्ट्स के माध्यम से ब्रिटिश एम्पायर की आंखों में धूल झोंककर ये इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्रांतिकारी शाखा को आगे बढ़ाते रहे। जब सैन फ्रांसिस्को में 1919 में एक इंडियन कंस्पिरेसी के केस में अमेरिकन पुलिस के द्वारा इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, तब एम एन रॉय अमेरिकन पुलिस को चकमा देके मैक्सिको पहुंचे। 1920 मैक्सिको पहुंचने के बाद इनके राजनीतिक जीवन में एक दूसरा बदलाव आ गया, मोड़ आ गया, एक ठहराव आ गया, जिसको कम्युनिज्म कहा जाता है। परंतु इस कम्युनिज्म को क्रॉस करने के बाद जब 1929 में वो अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिज्म था या जो साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था उससे बाहर होने के पश्चात भारत लौटते हैं, ये जानते हुए भी कि भारत में उनके ऊपर अनेक ब्रिटिश कंस्पिरेसी के केस लगे हुए हैं, और निसंदेह नहीं, पूर्ण विश्वास था कि भारत लौटने के बाद उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। खैर, एम एन राय ने सोचा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारत की राष्ट्रीय आंदोलन की आज़ादी के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया है और जो कार्य उन्होंने किए हैं, उन क्रांतिकारी कार्यों की कीमत अदा करने के लिए वो तैयार हैं। इसलिए 1929 में वो भारत पहुँचे, और 1930 में जुलाई 1930 में कानपुर कंस्पिरेसी केस के अंतर्गत एम एन राय को 12 साल की सज़ा सुनाई गई। परंतु अपील के कारण ब्रिटिश सरकार ने इनकी सज़ा 12 साल से 50% कम करके 6 साल कर दी, और ये विशेष रूप से बरेली जेल 1930 से 1936 6 वर्षों के दौरान जेल में रहे। इस दौरान उन्होंने अनेक साहित्य भी लिखे। 1936 से उनका मूल ध्येय जो इंडियन नेशनल आज़ादी के जेल से आज़ाद होने के पश्चात वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्टर बने, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो कम्युनिज्म का बेस था उस बेस पर गांव से गांव, तालुके से तालुका तक पहुंचने की का सुझाव दिया, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, प्रस्ताव को पारित किया। इसी के साथ सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम मूवमेंट करने के लिए सजेशन दिया, जिसे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनाया। भारत के लिए एक स्वतंत्र देश और एक स्वतंत्र संविधान की जो मांग थी उसको अनेक साम्यवादियों का बल मिला, और सबका ध्येय भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाना हो गया। 1939 से 1945 के दौरान द्वितीय महायुद्ध चल रहा था, और इस महायुद्ध के दौरान जो ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश सरकार को इंडियन सपोर्ट की जो बात थी, उस बात पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के बीच और साम्यवादी नेता
एम एन रॉय के बीच विचारों में मतभेद हो गया। जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोस्ट ऑफ लीडर्स कंडीशनल सपोर्ट चाह रहे थे कि वो अगर द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से भाग लेते हैं तो ब्रिटिश सरकार एक नेशनल गवर्नमेंट की स्थापना का वादा करे और भारत को राजनीतिक स्वाधीनता देने की बात करी, जिसमें उस गवर्नमेंट को फुल ऑटोनॉमी हो रेदर देन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। परंतु एम एन राय इसकी समर्थक नहीं थी। एम एन राय का मानना था कि हमें कंडीशनल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अपितु हमें एंटी फासिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। हमें फांसीवाद की विरोधी ताकतों को बिना किसी शर्त के पूर्ण समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई डेमोक्रेसी की है, क्योंकि ये लड़ाई एंटी फासिस्ट की है और क्योंकि ये लड़ाई यूरोप को फांसीवाद से बचाने से और भारत की आज़ादी को प्राप्त करने से है। यदि हिटलर और मुसोलिनी की नाजी शक्तियाँ, फांसीवादी शक्तियाँ यूरोप पर अपना प्राधान्य स्थापित कर लेंगी तो उसका अंत बुरा होगा और भारत का जो आज़ादी का सपना है उसे भी अलविदा कहना पड़ेगा। खैर, इसी दौरान उन्होंने आर्थिक और सामाजिक मूवमेंट भी चलाया और राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ जन प्लान भी उन्होंने जारी किया। तो भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना उनका राष्ट्रवादी चिंतन था और वो राष्ट्र की स्वतंत्रता के पक्के समर्थक थे। दूसरा उनका जो महत्वपूर्ण चिंतन है, जिसे हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये लंबी व्याख्यान के माध्यम से इसे बताना संभव होगा, लेकिन वह थोड़ा बोरियत भरा लगता है, इसलिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें और जो बेसिक इसके प्रिंसिपल्स हैं उनको आप समझ सकें। इसे रॉयज कम्युनिस्ट थॉट के नाम से जाना जाता है, राय का साम्यवादी चिंतन। इस चिंतन का निर्माण कैसे हुआ और कहाँ पर साम्यवाद को उन्होंने स्थापित किया, कैसे इस संघर्ष को उन्होंने जीता। मैक्सिको में जब वो अमेरिकन पुलिस को चकमा दे के मैक्सिको पहुँचे तो वहाँ शीघ्र ही इन्होंने मैक्सिको में मैक्सिकन सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। न केवल पार्टी को ज्वाइन किया, अपितु दे हैव इलेक्टेड ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ मैक्सिकन सोशलिस्ट पार्टी वेरी सोन। जल्दी ही वो मैक्सिकन सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी निर्वाचित हुए। इसी के साथ उन्होंने नेशनल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको की भी स्थापना की और मैक्सिको की राजनीति में साम्यवाद को आगे बढ़ाया। तो हम ये कह सकते हैं कि वो पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने आउट ऑफ द लैंड ऑफ मॉस्को और यूएसएसआर की ज़मीन के बाहर पहले किसी जो साम्यवादी दल था उसकी स्थापना में सहयोग किया या स्थापना की और उसे आगे बढ़ाया। इस कारण से जब मैक्सिको में रहते हुए रॉय ने पहली बार समाजवाद और साम्यवाद से जुड़ी हुई आधारभूत पुस्तकों को पढ़ा तो वो उसकी तरफ खींचे चले गए और अब जो उग्र राष्ट्रवादी एम एन रॉय थे वे उग्र साम्यवादी मार्क्सवादी समाजवादी चिंतक के रूप में स्थापित हुए। उनके कार्य को देखते हुए, लेखनी को देखते हुए शीघ्र ही उन्हें मॉस्को से लेनिन के द्वारा निमंत्रण भिजवाया गया और व्लादिमीर इलियच लेनिन के नेतृत्व में इंटरनेशनल कम्युनिज्म इंटरनेशनल का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसके द्वारा एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उस कॉन्फ्रेंस में एम एन राय को इनविटेशन दिया गया। एम एन राय कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होने से लगभग सप्ताह भर पहले वहां पहुंचे और लेनिन के साथ बातचीत की तथा उदारवादी रुख के रूप में और पूंजीवादी ताकतों के विरोध में जो कॉलोनियल कंट्रीज थे उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम को सपोर्ट करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिसे लेनिन ने स्वीकार किया और अंततः वह साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में दूसरी जो आयोजित हुई थी उस कॉन्फ्रेंस में पारित भी हो गया। शीघ्र ही यहाँ पर एम एन रॉय एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन में चले गए और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधिकांश निर्णय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। इसी दौरान एम एन रॉय के द्वारा भारत में अनेक वेल नोन कम्युनिस्टों को भेजा गया, कम्युनिस्ट लिटरेचर को भेजा गया और भारत में एक कम्युनिस्ट मूवमेंट को बैच देने के लिए या साम्यवादी आंदोलन को खड़ा करने के लिए नींव तैयार की।
निसंदेह वो इसमें सफल भी हुए और इसी क्रम में 1925 में भारतीय साम्यवादी दल अथवा इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का की स्थापना की गई और इसके मुख्य संस्थापक एम एन रॉय को माना जाता है। भारत में साम्यवादी दल ने सर्वहारा लोग जो नीचे के तबके के लोग हैं उनसे काफ़ी सहानुभूति प्राप्त भी की और इसी दल का 1964 में एम एन रॉय की मृत्यु के 10 साल बाद विभाजन हो गया और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से एक अलग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। तो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके दो टुकड़े हो गए, एक भाकपा और दूसरी माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में। इसी दौरान उनका जो साम्यवाद का विचार था या समाजवाद का जो आइडिया था या मार्क्स से थोड़ा सा भिन्न जो उनका आइडिया था, वो आइडिया 2 डॉक्यूमेंट्स में हमें देखने को मिलता है। एक था पीपुल्स प्लान 1942 और दूसरा था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया 1943। ये दोनों ही दस्तावेज साम्यवादी और एम एन रॉय के साम्यवादी या समाजवादी चिंतन के सबसे बड़े सबूत हैं, जहां साम्यवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद और एक नए सोशल फिलोसॉफी के रूप में, सामाजिक दर्शन के रूप में वी कैन सी इन दिस डॉक्यूमेंट, दोनों डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं। बेसिकली जिसे जन प्लान या पीपुल्स प्लान के नाम से जाना जाता है, वह एक योजना थी जिसे हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और ड्राफ्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो आर्थिक विकास है, और बेसिकली हम जैसा जानते हैं साम्यवादी और समाजवादी जो हैं वो आर्थिक आवश्यकताओं पर सबसे अधिक बल देते हैं और इसलिए एम एन रॉय ने भी इसी आर्थिक कार्यक्रम को अपना मुख्य केंद्र माना, आर्थिक और उसके बाद राजनीतिक कार्यक्रम। तो आर्थिक कार्यक्रम के तहत उनका ये विचार था कि इस योजना के माध्यम से जो एग्रीकल्चर है और जो स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे पैमाने के उद्योग हैं, उन उद्योगों के विकास पर सर्वाधिक बल दिया जाए। इन इंडस्ट्रीज़ का मुख्य जो ध्येय होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एम्स होगा, वह होगा पब्लिक वेलफेयर। इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट, ये लाभ पर आधारित नहीं है, अपितु ऐसे इंडस्ट्री जो हैं वो पब्लिक वेलफेयर पर आधारित होंगे। और ये सबसे पहला ध्येय होगा कि भारत की जो आम जनता है, जो मास है, उस आम जनता की जो बेसिक नीड्स हैं, मिनिमम नीड्स हैं, बेसिकली 5 नीड्स को उन्होंने फंडामेंटल नीड्स ऑफ कॉमन मैन कहा है, जिसमें फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ्स हैं, एजुकेशन है और मेडिसिन है। 5 महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकताओं की बात उन्होंने कही, जिनको पूरा करना पीपुल्स प्लान का मुख्य उद्देश्य होगा। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल प्लान्स की बात कही और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया 1943 के नाम से डिज़ाइन किया, उसके तहत जो डेमोक्रेसी भारत में स्थापित किया जाएगा, उस डेमोक्रेसी का जो बेस है, नींव है और जो स्ट्रक्चर है, वो पीपुल्स कमेटीज़ पर डिपेंड होगा। जो लोगों से जन समितियाँ होंगी, जैसा कि कम्युनिज्म में होता है, उस जन समितियों के माध्यम से विधायी या लीगल या जो लेजिस्लेचर है उनको डिज़ाइन किया जाएगा। इसके साथ ही जो आम जनता है उसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉल करने का राइट्स होगा। अगर नेशनल इम्पोर्टेंस के कोई इश्यूज होंगे तो उन इश्यूज पर पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा, रेफरेंडम लिया जाएगा, उसी के बाद कानून बनाया जाएगा। तानाशाही ताकतों की तरह कानून नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि आपने किसान कानूनों के रूप में देखा होगा। नेशनल इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ पर आप लोगों से बातचीत किए बिना, रेफरेंडम जाने बिना कानून नहीं बना सकते, भले ही आपके पास संसद होगी, पावर होगा, लेकिन एम एन राय के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा वो इस राजनीतिक लोकतंत्र में सबसे बड़े समर्थक थे कि आम जनता है, पावर उसी के पास होगी, और अगर आम जनता से मत प्राप्त करके कोई जनता के ओपिनियन को डिस्ट्रॉय करता है या वोलेट करता है तो देन पीपुल कॉल बैक और राइट टू रिकॉल, वो उन्हें बुला सकते हैं और उन्हें अपने पद से हटा सकते हैं। ये डेमोक्रेसी का मतलब स्ट्रेंथन ऑफ पीपुल होता है। लोग शक्तिशाली होने चाहिए, लोगों से
या लोगों के द्वारा चुना हुआ शासक उनसे शक्तिशाली नहीं हो सकता। जनता को प्रधानमंत्री या तमाम तरह जो भी हैं उनको पद से हटाने की पावर होगी, वरना तो फासिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये उनका आइडिया था जो कम्युनिज्म में जुड़ा हुआ था। हालांकि उनका ये साम्यवादी चिंतन मार्क्स के चिंतन से थोड़ा सा अलग था। वो बेसिक और जिनको हम फंडामेंटल डिफरेंसेस कह सकते हैं, जिसके बारे में हम विस्तृत व्याख्यान जो होगा उसमें परिचर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है साम्यवाद चिंतन के बारे में। तीसरा जो उनका चिंतन है वो रेडिकल ह्यूमनिज्म के नाम से जाना जाता है, मौलिक मानवतावाद के नाम से जाना जाता है। इस रेडिकल ह्यूमनिज्म के रूप में मार्क्सवाद से थोड़ी सी भिन्नता उनकी इस रूप में दिखाई देती है, दे बिलीव इन मोरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। वो मानते हैं कि मार्क्स केवल आर्थिक जो संसाधन है या जो मटेरियल सपोर्ट है, या हम जिसको थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के रूप में देखते हैं, जिसका मटेरियल डेवलपमेंट की बात कही गई है, या जिसको हम एक तरह से हिस्टोरिकल मेटरलिज्म भी कह सकते हैं, उसके अपेक्षा वो कहते हैं आइडिया जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक हीगल की तरह उसने कहा है, और उसको जो मोरल वैल्यूज है उस पर आधारित माना है। और इसलिए उसने कहा कि उसका मानवतावाद स्थापित ह्यूमनिज्म से थोड़ा सा अलग है। जब भी हम मानव की बात करते हैं तो पेट्रार्क का नाम सबसे पहले आता है। दुनिया भर में विशेष रूप से जो यूरोप था वहाँ पर ईसाइयत अथवा रोमन चर्च अथवा क्रिश्चियनिटी का जो डार्कनेस एरा था, अंधकार का युग था, जिसकी वजह से जो रिलीजन था उस रिलीजन का जो मैजिक था, जो फॉल्स कंसाइंस थी, उसका एक मायाजाल था, ट्रेप था। साइंस, लिटरेचर और आर्ट का बैकवर्ड स्टेटस था। जैसे ही यूरोप में विशेष रूप से इटली से रेनेसे का उदय हुआ, हम कह सकते हैं कि साइंस की एंट्री हुई, विज्ञान की एंट्री हुई, कला का प्रवेश हुआ, साहित्य का प्रवेश हुआ, लेखन का प्रवेश हुआ, तो लोग ये जानने लगे कि जो घटनाएं हैं, जो परिघटनाएं हैं, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई कॉज है, कोई रीज़न है, और वह पुनर्जन्म के कारण या आत्मा के कारण या प्रेतात्माओं के कारण या बुरी अच्छी आत्माओं, देवात्माओं के कारण कुछ भी घटित नहीं होता है। वह सब कुछ मानव से घटित होता है, और मानव जिसे जान नहीं पाता उसको वह ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से, पैगंबर के नाम से, गुरु के नाम से पुकारता है, या वह उसको उस डाइवर्ट कर देता है। जानना विज्ञान है और समझना प्रज्ञा है। इसलिए जो चिंतन या जो नॉलेज या जिस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया है, उसके लिए वह ऐसी अंधकार और अविवेक की बात करता है। मौलिक मानवतावाद में एम.एन. रॉय ने 22 थ्योरीज को डिजाइन किया, 22 हेरेट्स को डिजाइन किया, या थेसिस को डिजाइन किया। 22 वाद उन्होंने तैयार किए जो उसके ह्यूमनिज्म को अन्य ह्यूमनिज्म में अलग करते हैं। मानववाद का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें तो बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमनिज्म? इट मीन्स ए थेसिस विच बिलीव इन द रैशनैलिटी और विजडम ऑफ ए ह्यूमन। एक व्यक्ति या मानव की तार्किकता में, बुद्धि में विश्वास करने वाला जो वाद है उसे ही मानववाद कहते हैं। मानव और वाद। एम.एन. राय का जो रेडिकल ह्यूमनिज्म था उसका केंद्र बिंदु उन्होंने मानव को रखा है, और मानव के साथ ही वो मोरलिटी के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं। नैतिकता, अच्छाइयाँ यानी बुराई का उनके मानवतावाद में कोई स्थान नहीं है। इस वाद में ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जो मानवता के खिलाफ हो। इसका मतलब हम ब्रीफ स्ट्रक्चर में समझें तो वह जो मानव के विपरीत हो, अन्यायपूर्ण हो, असमानता का व्यवहार हो, गुलामी का व्यवहार हो, अप्रज्ञा का व्यवहार हो, हिंसा का व्यवहार हो,
इन तमाम तरह के व्यवहार को, दुश्मनी का व्यवहार हो, अमैत्री का व्यवहार हो, त्यागना, इन सब को छोड़ देना। इसके विपरीत स्वतंत्रता में, समानता में, न्याय में, बंधुत्व में, प्रेम में, करुणा में, मैत्री में विश्वास करना नवमानववाद है। और सबसे बड़ी बात एम एन राय के लिए, मानव में विश्वास करना ही नवमानववाद है। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी होता है, प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि होती है और वह कोई भी जो कार्य करता है उस कार्य को करने से पहले या उस कार्य के लिए वह अपनी प्रज्ञा का उपयोग करे, बुद्धि का उपयोग करे। वह इसलिए नहीं माने कि परंपराओं से चला आ रहा है, इसलिए नहीं माने कि धर्मशास्त्र ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसलिए नहीं माने कि सब लोग कर रहे हैं या अधिकांश लोग कर रहे हैं, इसलिए नहीं माने कि कोई चमत्कार हो जाएगा, अपितु उसे इसलिए मानना चाहिए कि उसकी बुद्धि कहती है कि वह सही है। और सही का मतलब यहाँ खुद के कल्याण से और अन्य लोगों के कल्याण से है। जो वेलफेयर है सब्जेक्टिव के रूप में, कि अपना कल्याण नहीं, अपना नुकसान करके दूसरों का कल्याण करना, अपना नुकसान करना, दूसरों का नुकसान करना, अपना कल्याण करना, दूसरों का नुकसान करना, ये नहीं होना चाहिए। अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। इस सिद्धांत पर राय का नवमानववाद आधारित था और इसका केंद्र बिंदु था मोरल वैल्यूज, जिनको नैतिकता के मूल्य कहते हैं। नैतिकता, जिसको सच्चाई, जिसको अहिंसा, जिसको परोपकार, जिसको दया भावना, जिसको करुणा कहा जाता है, वही एम एन राय का मानवतावाद है। व्यक्ति अपनी किस्मत का खुद निर्माता होता है, उसके लिए डेस्टिनी कुछ नहीं होती, ना उसके आगे कुछ होता है और ना ही पीछे उसके कुछ था। जो है वो यथार्थ में है और इसलिए हमें उस मानव में विश्वास करना चाहिए। और इसीलिए हम अनेक अराजकतावादी दार्शनिकों से हमने जाना, वैसा ही ये भी एक दर्शन है, ह्यूमनिज्म का दर्शन है। और उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के रूप में जो वैल्यूज हैं उनके रूप में, कि उन वैल्यूज को जो मानव से जुड़े हुए हैं, विवेक से जुड़े हुए हैं, बुद्धि से जुड़े हुए हैं, कल्याण से जुड़े हुए हैं, उन मानकों को हमें मानव में विकसित करना होगा और मानव की बुद्धि में, विवेक में, विज्ञान में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास करना होगा। अंधविश्वास से, कर्मकांड से, फिजूल खर्ची से, हिंसा से, ईर्ष्या से, क्रोध से, लोभ से और ऐसे मानवीय दुर्गुणों से दूर रहना ही एम एन राय का मौलिक मानवतावाद है। तो संक्षिप्त में ये तीन मुख्य विचार थे एम एन राय के, जो विशेष रूप से नेशनलिज्म से, कम्युनिज्म से और ह्यूमनिज्म से जुड़े हुए थे। राय के जो प्रमुख विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं वो मुख्यतः 5 कृतियों से प्रस्तुत किए गए हैं। पहला, द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 1920, इंडिया इन ट्रांजिशन 1922, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1926, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन 1946, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन 1952। ये बहुत सी कृतियाँ एम एन राय में लिखी, जिन कृतियों में से कुछ मुख्य कृतियाँ, 5 कृतियाँ इस व्याख्यान में हमने आपके समक्ष रखी हैं। तो ये थे भारतीय राजनीति शास्त्री एम एन राय, जिन्हें नवमानववाद का पिता या प्रणेता कहा जाता है। 1954 में देहरादून में इनका स्वर्गवास हो गया, परंतु एम एन राय के तीनों ही विचार, नेशनलिज्म, कम्युनिज्म और ह्यूमनिज्म, भारतीय राजनीतिक चिंतन की अपेक्षा भारतीय राजनीतिक सिद्धांत को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। व्याख्यान सुनने, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि व्याख्यान में आपको कुछ सजेशन लगे तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।